नमस्कार। आज का वीडियो गरीबों को न्याय नहीं मिलता इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और हम लोग पुलिस को दोष देते हैं। न्यायपालिका यदि अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निर्वहन करे और न्यायपालिका की भी जवाबदेही हो, जज साहब की, मजिस्ट्रेट साहब की और उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश महोदय की, वो भी देखें इस बात को, तब जो है ये माना जाएगा कि विधि के समक्ष समानता का जो मौलिक अधिकार है वो हमारे समाज में उसका पालन किया जाता है, सबके मौलिक अधिकारों का, और गरीबों को भी न्याय की उम्मीद पैदा हो सकती है। अफसोस इस बात का है कि समाज इस बात के प्रति उतना जागरूक नहीं है जितना होना चाहिए, या डरा हुआ है समाज, मुखर होकर अपनी बात नहीं कहता। ये अन्याय का एक बहुत बड़ा कारण होता है कि अगर हम अन्याय को देखते हुए भी और जो सही दोषी है उसके संबंध में सम्मानपूर्वक बात को नहीं कहेंगे तो फिर सुधार नहीं होगा। तो आप अंत तक आज इस वीडियो को देखिएगा और फिर मुखर होकर जो भी आपको कहना है वो कहिए और मेरी आवाज़ में अपनी आवाज़ मिलाइए, ताकि एक समय आए कि इस समाज में जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है इसमें कुछ सुधार हो सके। एक विद्वान संपादक महोदय है श्री संजय शर्मा जी, वो एक प्रोग्राम 4 PM के नाम से YouTube में प्रसारित करते हैं। बहुत अच्छे बातों को वो उठाते हैं। मैंने उनका प्रोग्राम देखा, अभी कुछ समय पहले आया था एक, जो फिल्म एक्टर है हमारे श्री शाहरुख खान साहब, उनके बेटे आर्यन खान को जब गिरफ्तार किया गया था अक्टूबर में, समीर वानखेड़े जो नारकोटिक ब्यूरो मुंबई के अधिकारी थे उनके द्वारा, उसके बाद करीब 1-1.25 महीने बाद जब वो जेल से छूटे हैं तो ये सामने आया कि वो निर्दोष थे। तो हमारे जो संजय शर्मा जी हैं, विद्वान संपादक महोदय, उनका ये कहना था कि देखिए बेगुनाह लड़कों को या इन लोगों को इस तरह से जो जेल में रखा जाता है और 1-1 महीना 1.5 महीने बाद ये साबित हो रहा है, जैसे आर्यन खान के मामले को लेकर उन्होंने कहा, तो माता पिता पर क्या गुजरती होगी। सही बात है। मेरा इससे आगे कहना यह है कि खाली एक समीर वानखेड़े को देख लीजिए या शाहरुख खान के बेटे को 1 महीने बाद न्याय चलिए मिल गया। अरे मेरी जानकारी में है भैया, मैं बताता हूँ कि सालों दर साल, 10 साल लोग बाग पड़े हैं बेगुनाह, और उसके बाद भी उनको क्या न्याय मिलता है क्या नहीं मिलता है ये आप समझिए। और इसके लिए जो दोषी है वो पुलिस अधिकारियों को मैं उतना दोषी नहीं मानता जितना कि न्यायिक अधिकारियों को मानता हूँ। लेकिन अगर न्यायपालिका के जो अधिकारी हैं उनके संबंध में उनको नहीं बताया जाएगा सम्मानपूर्वक कि आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन जिस प्रकार से कर रहे हैं उसे उस तरह से ना करें, बल्कि वास्तव में ही आपको ये देखना है कि पुलिस ने या किसने क्या गलतियां की है उसको देखें और न्याय दें। तभी जो है समाज में न्याय का जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था और सबको समान अधिकार मिले, वो प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं होगा। ये आर्यन साहब के मामले को ही दृष्टिगत रखते हुए मैं अपनी बात को बताना चाहूँगा। एक जो है मौज मस्ती के लिए एक जहाज़ लिया गया मुंबई से गोवा के लिए 2 अक्टूबर 2021 को, जिसमें आर्यन खान, अरबाज खान फिल्म एक्टर और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, और ये सूचना मिली कि इसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जो NDPS एक्ट में प्रतिबंधित है। छापेमारी की गई, अरेस्ट कर लिया गया। अब 3 अक्टूबर 2021 को मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जब पेश किया गया तो 1 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मांगी नारकोटिक वाल के अधिकारियों ने और उनको मिल गई। यहाँ पर क्यों नहीं देखा गया उस वक़्त कि आर्यन खान साहब के विरुद्ध तो कोई मामला ही नहीं बनता? नहीं देखा, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद फिर उनकी जो है वो न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अब इसके बाद जो विशेष न्यायाधीश महोदय होते हैं नारकोटिक्स के संबंध में जो कार्रवाई करते हैं वो बड़े विद्वान होते हैं, और मुंबई के विशेष न्यायाधीश महोदय के यहाँ जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत जब किया गया तब भी उनका द्वारा शायद नहीं देखा गया और 20 अक्टूबर 2021 को जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। तो यहाँ पर ये बात सामने आती है कि आर्यन खान साहब निर्दोष थे, उनके विरुद्ध कोई केस नहीं बनता था, तो क्या जमानत प्रार्थना पत्र के पर विचार करते समय भी ये चीज़ नहीं देखी गई? तो कौन दोषी हुआ असली? समीर वानखेड़े साहब का तो बहुत अच्छा जवाब है कि भाई जज साहब ने, जो विशेष न्यायाधीश महोदय ने जब जमानत खारिज करी, तो ऐसा नहीं है कि उसके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता था। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे व्यक्तिगत जानकारी में है ये चीज़ें जो मैं देख रहा हूँ
कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का जो एनडीपीएस एक्ट के मामलों में आते हैं, कानून की व्याख्या करते हैं, उनका पालन भी उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। जैसे कि जब जमानत प्रार्थना पत्र आप प्रस्तुत करेंगे और आप माननीय उच्चतम न्यायालय के जो कानून की जो औपचारिकता पूरी की जानी चाहिए और नहीं की गई, इस संबंध में आप कोई बात कहेंगे तो जमानत खारिज करते वक्त न्यायाधीश महोदय लिखते हैं कि हमारे सामने जो मामला है उसके तथ्य कुछ और है, माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने तथ्य कुछ और थे मामले के, लिहाजा ये इसमें लागू नहीं होता। अब कोई उनसे ये पूछे कि माननीय उच्चतम न्यायालय तो कानून की व्याख्या करते हैं, ये कैसी आप व्याख्या कर रहे हैं माननीय उच्चतम न्यायालय की, तो आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। अब दूसरी बात और क्या लिखते हैं वो भी समझिए, यही मैं बताता हूँ आपको कि बहुत से जमानत आदेश जो निरस्त करते हैं उसमें क्या लिखते हैं कि ये जो कानूनी औपचारिकताएं नारकोटिक के अधिकारियों ने पूरी नहीं करी और उसको अरेस्ट कर लिया, तो ये सारी जो इस तरह की औपचारिकताएं इस तरह की, वो तो जमात में नहीं देखी जाएगी, जमात की सुनवाई पर बाद में देखी जाएगी जब ट्रायल होगा। जबकि एक सिद्धांत है हमारे जो आपराधिक न्याय शास्त्र है और जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार बार ये कहा है कि जमानत जो है वो अधिकार है और जेल जो है वो अपवाद है। आपको जमानत प्रार्थना पत्र पर तो आप देख ले रहे, जिन आधारों पर वो बरी हो सकता है उन्हें तो आप देख ले रहे, जमानत निरस्त कर रहे हैं और बाद में वो बरी हो रहा है, तो भाई आप जो है उन्हें जमानत प्रार्थना पत्र पर ही बात देखे ना, रिमांड ही नहीं होना चाहिए, जमानत तो तुरंत मिलनी चाहिए। और फिर जमानत जो है वो प्रार्थना पत्र जब माननीय उच्च न्यायालय में दिया जाता है तो शाहरुख खान के बेटे का तो बहुत जल्दी सुनवाई हो गई, 1 महीने के अंदर अंदर, 3-3 महीने की तिथि लगती है, 3-3 महीने की, 2-2 महीने की। और जो संजय शर्मा जी ने संवेदना और दुख जाहिर किया, वो तंत्र पर क्यों नहीं इस बात को देखते और वो क्यों नहीं उठाते, क्योंकि उनके बहुत फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग देखते हैं और उनका जो असर है वो जो बात कहेंगे, ऐसे जो यूट्यूब में जो हमारे विद्वान पत्रकार वगैरह आते हैं वो इस बात पर अगर उठाए और आपराधिक न्याय शास्त्र और हमारे जो न्याय तंत्र है और न्यायपालिका है उसकी जवाबदेही नियत कर तय करने के लिए और भी जो काव्या इन चीज़ों को जब उजागर करे, तब ये जो है उसका सार्थक एक जो है वो रचनात्मक कहना चाहिए, तब समाज को लाभ हो सकता है, अन्यथा नहीं होता इस तरह का लाभ। अब मैं आपको इसी संबंध में एक और हमारे जो उत्तराखंड माननीय उच्च न्यायालय ने जो एक मामले में अभी कार्रवाई किया उसका भी उदाहरण देना चाहूँगा, उसको भी आप समझिए। जो मैं बात कहना चाहता हूँ वो उसको समर्थन होगा उस बात से और आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखंड ने एक क्रिमिनल अपील संख्या 1 वर्ष 2006 देवेंद्र सिंह मलिक बनाम उत्तराखंड राज्य, ये 10 अप्रैल 2023 को इसका निर्णय दिया। जो अभियुक्त करीब 17 या 20 साल से जेल में था उसको रिहा कर दिया, बरी कर दिया उसको, बहुत अच्छी बात है। माननीय जस्टिस आलोक वर्मा जी ने उसको बरी किया और सेक्शन 50 एनडीपीएस एक्ट की एक धारा का पालन जो उसमें प्रक्रिया उसका नहीं किया गया था, मुख्यतः इसी आधार पर बरी कर दिया। लेकिन आप ये समझिए वो 20 साल से या 17 साल से जेल में था। अब इसमें हुआ क्या था, इसमें हुआ ये था कि वो जो व्यक्ति था देवेंद्र सिंह मलिक, वो 7 नवंबर 2003 को चंपावत जिले में उसको जो ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं जो एनडीपीएस एक्ट के मामलों को देखते हैं, उसका कोई ऑफेंस बनता है तो कार्रवाई करते हैं, उन्होंने 1 किलो चरस के साथ उसको गिरफ्तार किया। उसके बाद उसका रिमांड हुआ होगा, जमानत प्रार्थना पत्र हुआ, सेशन जज से जो विशेष न्यायाधीश महोदय हैं उनसे खारिज हुआ, माननीय उच्च न्यायालय में अपील गई, किसी ने कुछ नहीं देखने की जरूरत समझी। मैं समझता हूँ सब जो है वो एक मैकेनिकल तौर पे कार्रवाई होते रहे और वो गरीब आदमी जो शायद पैसा नहीं होगा जैसा भी होगा और वो जेल में पड़ा रहा। अब करीब 17-20 साल के बाद उसको जेल से रिहा हुआ। जजमेंट बता रहा है कि प्रारंभ में ही ये देख लिया जाना चाहिए था, अगर सही तरीके से आप इसका अध्ययन करें, कि जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय कह रहे हैं कि अगर एनडीपीएस एक्ट की जो एक प्राविधान अनिवार्य है, गिरफ्तारी वगैरह करते हुए छापा मारते उनका पालन नहीं किया गया तो उस आधार पर वो बरी किया जाएगा। तो इसी आधार पर उसको जो है जब 20 साल बाद बरी किया गया तो उस समय क्यों नहीं देखा गया जब उसको गिरफ्तार किया गया, रिमांड हुआ और जमानत प्रार्थना पत्र जो है वो प्रस्तुत किया गया, तब नहीं देखा गया। अब ये इस साल बाद जो न्याय मिला तो ये तो एक कागजों में उस न्याय मिल गया, उसका घर तो बर्बाद हो गया, बच्चे ना पढ़ सके होंगे उसके, ना लिख सके होंगे, बिटिया की शादी कर दी, क्या करना, आप समझिए क्या क्या हुआ होगा। तो संवेदना जो संजय शर्मा जी की मैं कहूँगा कि उन्होंने वो जो जाहिर करी, जिसको 1 महीने बाद आर्यन साहब को फिर भी न्याय मिल गया और सारा केस ही शायद पर ही हो गया, उनका खत्म हो गया पूरा केस। इस तरह से मामलों में देख के और फिर कहाँ दोष हो रहा है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, कौन जो है अपनी जो अधिकार अपने कर्तव्यों का पालन ठीक से नहीं कर रहा, इन चीज़ों को उजागर करना चाहिए। अब जो कहना चाहता हूँ मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कुछ थोड़ा आप लोग भी अध्ययन कीजिए और देखिए।
जवाबदेही न्यायिक अधिकारियों की नहीं है। वो जो करते हैं वो कोई देखने वाला कहने वाला नहीं है। जो कुछ होता है वो पुलिस के ऊपर डाल दिया जाता है। समीर वानखेड़े का जो मामला है, जो आर्यन साहब को जिसने गिरफ्तार किया, उनका मामला भी मैं इसी दृष्टि से देखता हूँ। उनका तो सीधा बचाव है कि मैंने जब अगर उसको गलत गिरफ्तार किया निरपराध को, तो माननीय विशेष न्यायाधीश महोदय जो सेशन जज है, उन्होंने क्यों उसका जमानत निरस्त कर दी? बताइए क्यों निरस्त कर दी? या तो फिर उनके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए आप और पूछिए, आगे के लिए सुधार होगा। हमेशा के लिए सुधार हो जाएगा धीरे धीरे, अगर इस तरह से न्यायिक अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी। यही मेरा आज का वीडियो का मकसद है, और इसी प्रकार से जो मैं वीडियो है आपको बताऊंगा, जो मेरी बात है वो कहूँगा। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि आप लोग जब तक मुखर होकर अपनी बात नहीं कहेंगे और एक दूसरे को साहस नहीं देंगे इस बात को कहने का कि न्यायिक अधिकारी जो है उनकी जवाबदेही भी तय की जाए, तब तक जो है समाज में जो विधि का शासन है वो स्थापित नहीं होगा। पुलिस राज ही स्थापित है और वही होता चला जाएगा। जय हिंद, जय भारत।